Last video is dedicated to the three concepts, namely intrinsic property of charge, intrinsic property of matter that is known as charge, and then potential difference, and now the resistance. Let us discuss the first term, resistance. What is resistance? Resistance. The obstruction offered by the conductor. The obstruction offered by the conductor in the way of current due to collision of electron, due to collisions of electrons is known as resistance. The obstruction यानी रुकावट ऑफर्ड कौन करता है? कंडक्टर इन द वे ऑफ करंट ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रेजिस्टेंस. what it called? It is called resistance. So what is the cause of the resistance? The cause of the resistance is collision of electrons. When electron collides, इसकी मिसाल देखो ऐसे समझते हैं. अब कंडक्टर के केस में मैं तुम्हें बताऊं, जो तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है उसके हिसाब से अगर मैं समझाऊं, जब इसके हिसाब से समझाऊं तो देखो, कंडक्टर कंटेन enormous number of free electrons. Conductor contain enormous number of free electrons. कंडक्टर के पास क्या होते हैं बेटा? enormous number of free electrons होते हैं. अब ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मोशन में होते हैं. कब? जब इनके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना अप्लाई हो. ठीक, अभी फिलहाल कंडक्टर के रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्टेड मानेंगे. इस तरीके से ये हर डायरेक्शन में पूरे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में होते हैं. कोई बात नहीं, ये आप दिखा सकते हैं. ठीक है. अब इसी कंडक्टर के ऊपर व्हेन नो, या इसको ऐसे लिख लो, E इज इक्वल टू 0. E क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड. अब आप इसी कंडक्टर को लीजिए और इस कंडक्टर के ऊपर, इस कंडक्टर को आप दो कनेक्टिंग वायर की हेल्प से एक बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए. किससे? एक बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए. जब आप एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो यहां से एक करंट फ्लो करेगी. अब जब ये करंट यहां पहुंचेगी तो ये कहलाएगा हाई पोटेंशियल रीजन, और यहां से करंट कंडक्टर को लीव कर रही है तो ये कहलाएगा लो पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है. अच्छी बात है. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होती है. तो आपको, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा हो तो उसके अंदर मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन बेंजामिन फ्रैंकलिन के कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली नेगेटिवली चार्ज होते हैं. तो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की नेचुरल टेंडेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाने की होती है. इसकी वजह से ये तमाम इलेक्ट्रॉन्स अब अपने आप को एक डायरेक्शन में कर लेंगे
और मूवमेंट में आ जाएंगे, लेकिन इनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है। क्यों रिस्ट्रिक्टेड है? क्योंकि कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट न्यूक्लियाई को हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकता। तो ये एक लिमिटेड मोशन के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। जब ये लिमिटेड मोशन करते हैं तो ये कोलाइड करते हैं। इसी कोलिजन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर भी होती है और इसी कोलिजन से रेजिस्टेंस ऑफर्ड भी होता है। याद रखिए, आगे चलकर आपको क्लास 11th में सिखाया जाएगा कि फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल एंड नेसेसरी फ्रेंड। वॉकिंग के लिए फ्रिक्शन जरूरी भी है ना। जैसे आपने फ्लोर पर अगर तेल डाल दिया तो फिर अब आप फिसलने लगेंगे, ना कि चलने लगेंगे। वजह क्या है कि आपने फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दिया। इसी तरीके से करंट के चलने के लिए रेजिस्टेंस का होना अनिवार्य है। इट इज मैंडेटरी टू रेजिस्टेंस। इफ देयर इज नो रेजिस्टेंस देन देयर विल बी नो करंट। सो करंट इज आल्सो लाइक अ फ्रिक्शन। हम कह सकते हैं लाइक फ्रिक्शन, हम कह सकते हैं। तो करंट किसकी वजह से फ्रिक्शन रेजिस्टेंस किसकी वजह से होता है? कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसकी वजह से? व्हाट इज द रीजन ऑफ रेजिस्टेंस? द रीजन ऑफ रेजिस्टेंस इज द कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू विच दे सी डोंट कंसीडर देम एज अ बैरिकेडर। बैरिकेड मत समझिए उन्हें बैरिकेड मत समझिए। वो सिर्फ विरोध करते हैं, लेकिन करंट को अलाउ ना करें ऐसा भी नहीं है। वो करंट को चलाते भी हैं। तो कोलिजन ही रीजन है रेजिस्टेंस का। इससे ज्यादा महज इसमें एक्सप्लेन करना फजूल है, आपको याद रखना चाहिए। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। आइए अब हम आपको एक बड़ा ताजुब की बात बताएंगे। हो सकता है आप किसी ट्यूटर से पढ़ती हो या पढ़ते हो, तो ट्यूटर आपको सीधे ओम्स लॉ बताता है। लेकिन आप जानते हैं रेजिस्टेंस एक ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट है। ये कंडक्टर की ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। कंडक्टर की ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है और मैथमेटिकली इसे डिफाइन किया जाता है अलग तरीके से। इसका लिटरल मीनिंग कुछ और मैथमेटिकली देखिए कैसे डिफाइन किया जाता है। मैथमेटिकली resistance may be defined as the ratio of applied potential difference and current flowing through the conductor. Current flowing through the conductor. अब ये मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी रेजिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए। लेट ड्यू टू applied potential being the current I is flowing through the conductor then resistance of the conductor
डेफिनेशन है, R इज इक्वल टू V अपॉन I। जब आप 12th में करंट इलेक्ट्रिसिटी फिर से पढ़ेंगे तो इसमें और एलाबोरेट किया जाएगा और एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल अब R इज अ ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट, ये जान लीजिए आप, जो ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, इस पर कंडक्टर की ज्योमेट्री पर। R इज अ ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट। R क्या है बेटा? एक ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट। द SI unit of R is volt per ampere or ohm in the honor of George Simon Ohm. So 1 ohm is equal to 1 volt per ampere। अक्सर आपको ये भी देखने को मिलेगा 1 के ओम, इसे 1 किलो ओम कहते हैं और इसकी वैल्यू 10 की पावर 3 ओम होगी। और फिर आपको 1 मेगा ओम भी मिलेगा, इसे 10 की पावर 6 ओम कहते हैं। तो ये था रेजिस्टेंस के बारे में पूरी जानकारी। दिस इज द एंटायर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू रेजिस्टेंस, राइट। अब इसके आगे की बात करते हैं, ओम्स लॉ, एन इंपॉर्टेंट लॉ। ओम्स लॉ, व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ नोट कर लेंगे आप। ओम्स लॉ, जॉर्ज साइमन ओम का ओम्स लॉ। इफ द, अब देखो इसका स्टेटमेंट क्या है। इफ द physical state of the conductor, if the physical state such as temperature, pressure, remains constant, if the physical state such as temperature, pressure remains constant, then applied potential difference is directly proportional to the current flowing through the conductor, current flowing through the conductor। अब ये ओम्स लॉ का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। या इसको कुछ किताबें ऐसे भी लिखती हैं, और if the physical state of the conductor, if the physical state such as temperature, pressure etc remains constant, then
current flowing through the conductor is directly proportional to applied potential। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि अगर किसी सर्किट में 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही तो फिर वहां पर अप्लाइड पोटेंशियल भी 1 वोल्ट का होगा, या 1 वोल्ट के अप्लाइड पोटेंशियल पर 1 एम्पियर की करंट फ्लो करे। तो जब हम करंट की वैल्यू 2 एम्पियर करें तो अप्लाइड पोटेंशियल की वैल्यू 2 वोल्ट हो जानी चाहिए। या अगर हम 2 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करें तो करंट हमारी 2 एम्पियर की फ्लो करनी चाहिए। 3 एम्पियर पे 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, या 3 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे 3 एम्पियर की करंट, 0.5 एम्पियर की करंट पे, यानी जिस रेशियो में आप करंट को इंक्रीज करते हैं उसी रेशियो में वोल्टेज भी इंक्रीज करता चला जाए तो फिर हम उसे क्या कहेंगे? ओम्स लॉ कहेंगे। इसके लिए हम लिखेंगे, देखो यहां पर होगा अप्लाइड पोटेंशियल, क्या है ये? अप्लाइड पोटेंशियल। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और यहां क्या लिखेंगे? I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी जैसे जैसे V बढ़ाओगे वैसे वैसे I बढ़ेगा, या जैसे जैसे I बढ़ाओगे वैसे वैसे V बढ़ेगा। समझ लेना बच्चों। अब देखो मैं तुम्हें इस पर दो ग्राफ बताता हूं, तो भाई इसे नोट कर लो। जब इसे नोट कर चुको तो उसके आगे की कहानी सुनो। उसके आगे की कहानी क्या है? आसान है, ये समझ में आ रहा होगा। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिखना भूल गया था, वो मैं लिख देता हूं। अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। बस इसके नीचे से अब नहीं लिखूंगा। ठीक है बच्चों, तो ये ओम्स लॉ। अब देखो इस पर दो ग्राफ। तो ओम्स में क्या कहा कि अगर आप किसी कंडक्टर का टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट करके रखेंगे तो जैसे जैसे आप करंट फ्लो कराएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा, लीनियर है। अब इस लीनियर प्रोपोर्शनैलिटी को हम दो सुंदर ग्राफ से प्रेडिक्ट करते हैं। देख बेटा, ये है हमारा एक ग्राफ जिसमें अप्लाइड पोटेंशियल V और अकॉर्डिंगली इंक्रीज करने वाली करंट I, यानी V हमारा इंडिपेंडेंट, I हमारा डिपेंडेंट है। तो ओम्स कहते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ये स्ट्रेट लाइन किस बात की पहचान है? कि ये ओमिक कंडक्टर है, यानी इसके अंदर बहने वाली करंट और अप्लाइड पोटेंशियल के बीच में स्ट्रेट लाइन रिलेशन है। ठीक, अब इस ग्राफ की स्लोप ऑफ I वर्सेस V graph is reciprocal of resistance R, यानी slope is equal to 1/R। ये इस ग्राफ की डिटेक्शन है। अब जो आपकी बुक में ग्राफ बना हुआ है वो भी हम आपको दिखाते हैं। क्यों? अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का पढ़ा होगा, y = mx + c, लेकिन अगर लाइन ओरिजिन से जा रही है तो फिर इसका इक्वेशन होता है y = mx। यहाँ I क्या है? y, और v क्या है? x। ठीक, तो हम y = mx लिखेंगे, तो ये क्या है? इसको हम m लिखते हैं।
m की वैल्यू क्या है 1/r। तो बेटा y इक्वल टू mx में अगर हम y की जगह पर i लिख दें और m की जगह पर 1/r लिख दें और x की जगह पर हम v लिख दें तो देखो ये क्या बन गया v इक्वल टू i r बन गया। ध्यान देना ये ओम्स का लॉ है, ये क्या है ओम्स का लॉ। अब इस एक्सिस पर हमने i रखा, इस एक्सिस पर हमने v रखा। ये पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ग्राफ है, सॉरी दूसरे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ग्राफ है, और ये पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ग्राफ है। दूसरा स्टेटमेंट हमने क्या कहा था कि इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर सच एज टेम्परेचर प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट देन, if the physical state of the conductor such as temperature pressure remains constant then current flowing through the conductor is directly proportional to the applied potential difference। ये उस पर आया। अब देखो, अब ये भी ग्राफ एक्सपेरिमेंटली क्या फाइंड किया गया स्ट्रेट लाइन, इसकी भी स्लोप, स्लोप यानी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये स्लोप है बच्चों। और इस बार इसकी स्लोप क्या बताएगी, ये v/i इसकी स्लोप है और ये r बताएगी। ऐसे ही इसकी स्लोप जो है वो क्या है i/r है, i/v है, यानी ये 1/r बता रहा। तो बेटा अब अगर y बराबर mx रखना चाहें तो हम y की जगह पर v रखेंगे, m की जगह पर हम r रखेंगे। तो जब पहले लिख दूं तो स्लोप ऑफ v वर्सेस i ग्राफ is a straight line and represent the resistance of the conductor, the resistance of the conductor। ठीक, तो स्लोप की वैल्यू क्या होगी, स्लोप की वैल्यू r। तो अब y बराबर mx में ये है y तुम्हारा और ये है x तुम्हारा। तो y की जगह पर v रखो, m की जगह पर r रखो और इसकी जगह पर i रखो, तो v बराबर। क्या दोनों तरफ से आपको इक्वेशन आइडेंटिकल नहीं मिला, बात वही, बात दो अलग अलग तरीकों से खाई गई। ठीक, अच्छा इसे नोट कर लो। मुझे उम्मीद है कि आपको ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस दोनों क्लियर कट समझ में आ गए होंगे। स्लोप ऑफ आई वर्सेस बच्चों ये था कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये तमाम जानकारी हमने आपको दी। अब कंडक्टेंस, यूजुअली इसको G से लिखा जाता है, the reciprocal of the resistance is equal to the conductance। ठीक, तो G is equal to 1/r। The SI unit of G is
यूनिट क्या होती है? सीमेन और सीमेन, SIEMEN, सीमेन। अब ओम्स लॉ की लिमिटेशन क्या है? देखो ओम बड़े चालाक, तुम गाल अपना रगड़ोगे तो थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा, बहुत सीधी सी बात। क्यों गर्म हो गया भाई? गाल पे तो क्रीम लगी हुई है, फिर भी गर्म हो गया। गर्म इसलिए गाल हो गया कि आपने जब रगड़ चालू की तो वहां पे फ्रिक्शन आ गया। फ्रिक्शन हीट डिसिपेटिंग फोर्स, हीट खराब कर देता है। तो बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया है मैंने समझाने के लिए कि गाल में गर्मी आने लगती है, आपको जब ठंड लगती है तो आप हाथ को रगड़ते हो, हीट को जनरेट करते हो। तो जहां फ्रिक्शन होगा वहां हीट जनरेट होगी। उसी तरीके से जहां रेजिस्टेंस होगा वहां तो हीट जनरेट करेगी ही करेगी, और जब हीट जनरेट करेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी टेम्परेचर को बढ़ना ही बढ़ना। तो जॉर्ज साइमन ओम का एक्चुअली ये लॉ किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन फ्रैंकली मैं बताऊं, मैंने बहुत सारी हायर बुक्स में ये पढ़ा कि ओम्स लॉ नहीं, एक मैथमेटिकल एनालिसिस है, बशर्ते कि किसी कंडक्टर का टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए। तो लिमिटेशंस लगाती हैं कि भाई अगर आपको ओम्स लॉ फॉलो कराना है तो आपको टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ओम्स लॉ की एक लिमिटेशन है कि भाई हम कब अप्लाई होंगे। लिमिटेशंस, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ? द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। द टेम्परेचर, अगर ये शर्त नहीं फॉलो कर रहा तो फिर वो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। ओम्स लॉ फॉलो ना करने का मतलब क्या है? What do you mean by? It means that current and applied potential के बीच में नहीं रह जाएगा लीनियर रिलेशनशिप, यानी 1 पर 1, 2 पर 2, 3 पर 3 का रिलेशन नहीं रह जाएगा। The temperature of the conductor, the temperature of the conductor remains constant। ये कांस्टेंट रहना चाहिए, रिमेन्स कांस्टेंट। समझे बंधु? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, लिमिटेशंस, द टेम्परेचर और द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट फॉर द वैलिडेशन ऑफ ओम्स लॉ। जॉर्ज साइमन ओम के लॉ को ओबे कराने के लिए आपको कंडक्टर का वो कांस्टेंट रखना पड़ेगा। जॉर्ज साइमन ओम का लॉ, अगर स्थितियां ठीक रही और पेंडेमिक एंडेमिक में बदला, आप स्कूल आएंगे तो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करके हम आपको दिखाएंगे कि ओम्स लॉ को एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में कैसे लगाया जाता है, उसका क्या सर्किट होता है। वो सब बातें बात की हैं, नहीं आता है तो बुक से पढ़ लीजिए। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें कुछ बताना है, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हम एक वोल्टामीटर, एक अमीटर, एक रेजिस्टेंस, एक बैटरी, एक कुंजी के साथ ये एक्सपेरिमेंट करेंगे अगर मौका लगा और आप लोग स्कूल आए तो। नहीं तो आप अपनी बुक से पढ़ लीजिए, इसका कोई खास महत्व हमारे लिए नहीं है। ठीक, हम आपको जो थ्योरी में आ सकता है वो बताता हूं। अब बेटा देखो, क्योंकि मामला 10वीं कक्षा का है इसलिए हम बहुत हाई फाई लेवल पर बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये कहेंगे कि कौन है वो लोग जो ओमिक हैं और कौन है वो लोग जो नॉन ओमिक हैं। तो यानी कंडक्टर ही जो रजिस्टर है। अच्छा एक बात यहां लिख दो, कंडक्टर ही रजिस्टर होता है। कंडक्टर्स आर द रजिस्टर्स। कोई बेवकूफ ये समझ ले कि रजिस्टर कोई अलग बला है, नहीं भाई। जहां करंट फ्लो करेगी वहीं रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस
करंट किसमें फ्लो करती है? कंडक्टर में। तो कंडक्टर ही रजिस्टर है, कंडक्टर्स आर दी रजिस्टर्स, और नहीं तो बुलाया जाए रजिस्टर्स। ठीक, तो अब भैया ओमिक कंडक्टर, अरे कंडक्टर्स और रजिस्टर्स, कंडक्टर्स और रजिस्टर्स, बहुत से काबिल आजू बाजू वाले कहते हो, हमें नहीं पता है ना, लेकिन हमने तो यही पढ़ा है। और सेलिना की जेटली वाली बुक से कहीं ऊपर ये लोग यही लिखते हैं, जहां कंडक्टर होगा वही रजिस्टर होगा। फिलहाल आपके लेवल पर कंडक्टर या रजिस्टर्स को हम दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन देते हैं। क्या देते हैं? दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन। एक कहते हैं ओमिक रजिस्टर, ओमिक, और एक कहते हैं नॉन ओमिक। बहुत बढ़िया, अच्छी बात, नॉन ओमिक। ठीक, अब कंडक्टर्स विच ओबे ओम्स लॉ, कंडक्टर्स सच एज, कंडक्टर सच एज, देखो कितना गड़बड़ मामला है कि भैया नॉन ओमिक में तो टंगस्टन एक मेटल है आता है, लेकिन नॉन ओमिक में सेमीकंडक्टर भी आते हैं, नॉन ओमिक में इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भी आते हैं। हर वो रजिस्टर जो B और I की लीनियर रिलेशनशिप को ओबे नहीं करता, उसे आप नॉन ओमिक रजिस्टर की कैटेगरी में बिना कुछ सोचे समझे डाल देंगे। यू हैव नॉट टू थिंक मच अबाउट दैट कि वेदर इट इज नॉन ओमिक। इफ अ कंडक्टर इज ओमिक, then it is a very most important terms and condition that there should be a linear relationship between the voltage and the current. If there is no relationship between the linear relationship between voltage and current, then current will resistor will no longer will be non-ohmic. So on this ground I am going to explain conductors such as iron, aluminium, gold, silver, etc., which obeys Ohm's law. That is, there is a linear relation between current and applied voltage. Is known as ohmic conductor. ohmic conductor, ये पहला बात हो गया। अब resistors we do not obey the Ohm's law। देखो किताब ये गलत लिखे पड़ी, सेल हवा, अबे सेल में कंडक्टर कहां होता है? लाइट इमिटिंग डायोड कंडक्टर कहां होता है? जबरदस्ती जंक्शन डायोड किसी हाल में नहीं हो सकता, ट्रांजिस्टर किसी हाल में नहीं हो सकता, क्योंकि कि ट्रांजिस्टर की फॉर्मेशन कैसे होती है ये भी जान लीजिए। जैसे आप ब्रेड में मक्खन लगाते हैं, हंसिए मत, ब्रेड में मक्खन आप कैसे लगाते हैं भाई? ब्रेड है यहाँ पर सिलिकॉन या जर्मेनियम जो कि नॉन कंडक्टर है। अब सिलिकॉन या जर्मेनियम के ऊपर जब आप एल्यूमिनियम या फास्फोरस की लेयर चढ़ा देते हैं, उसके बाद एक उसे स्पेशल फिजिकल मैकेनिज्म के थ्रू एक दूसरे से स्टिक कराते हैं, तो ये जो आपके सामने बनकर उभरता है इसे हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। और इसी कैटेगरी में आता है डायोड। तो डायोड और ट्रांजिस्टर का बनना इतना आसान काम नहीं, और वो फिलहाल कंडक्टर नहीं। पर क्या करें, किताब है, इसी को पढ़कर तुम्हारा एग्जामिनर तुम्हारा पेपर सेट करेगा। तो चलो किताब से ही बात करते हैं। कंडक्टर सच है, कसम खुदा की गलत लिखवा रहा, कसम खा के कहना, कंडक्टर्स, मुझे आज तक ये डेफिनेशन समझ में ही नहीं है, लेकिन अब है तो है।
हिंदुस्तान की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि यहां अगर बहुत सारे लोग झूठ बोल रहे हैं तो उस झूठ को सच माना जाता है। कंडक्टर सच एज एलईडी, अब देखो मैं गलत लिख रहा, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, सोलर सेल, चलो जो तुम्हारी किताब कह रही मैं वही लिख, याद ऐसे कर लेना यार, सोलर सेल, जंक्शन डायोड, वाह भाई वाह। इसीलिए जब हम 12th पीएचडी पढ़ाते हैं तो हम वहां पर कंडक्टर या रजिस्टर, कंडक्टर का नाम ही नहीं लेते, हम सीधे कहते हैं कि द सब्सटेंसेस व्हिच ओबेज ओम्स लॉ इज नोन एज ओमिक कंडक्टर। कंडक्टर सच एज लेड, सोलर सेल, जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर, which does not obey Ohm's law, does not obey Ohm's law, which does not obey Ohm's law. That is, there is a non-linear relationship between the current and applied voltage. That is, there is non-linear relationship, non-linear relationship between V and I, ये क्या हो जाएंगे, नॉन ओमिक। अब नॉन ओमिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहता, ओमिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। एक बात और समझ लो, तो इसीलिए नॉन ओमिक कंडक्टर के केस में जो वी आई ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ना होकर कुछ भी हो सकता, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, याद रखिए। There will be no straight line graph between V and I in case of non-ohmic resistors। तो non-ohmic resistors के बारे में, non-ohmic resistors का ग्राफ कैसा हो सकता है, कोई भी शेप हो सकता है सिवाय स्ट्रेट लाइन के। तो चलिए एक ग्राफ हम आपको समझा देते हैं। नॉन ओमिक कंडक्टर का एक ग्राफ हम आपको समझा देते हैं। अब जैसे देखो, एक टॉर्च बल्ब के लिए ग्राफ बनाया गया, टंगस्टन का टॉर्च बल्ब, तब भी हम ईमानदारी बरत रहे हैं, या जंक्शन डायोड की बात कर लो, जंक्शन डायोड, ये अप्लाइड वोल्टेज है, ये फ्लोइंग करंट है, ये अप्लाइड वोल्टेज है, नहीं उल्टा है, बी और आई, जाए तो ज्यादा ना डिस्कस करो, नहीं परेशान हो जाओगे, आई से बढ़ा, अरे स्ट्रेट लाइन तो है नहीं भाई, जब स्ट्रेट लाइन नहीं है तो क्या करोगे, कहीं एक तो छोटा सा टुकड़ा लो, इतना छोटा टुकड़ा लो कि लगभग वो सीधा हो। अब तुम जानते हो कि V और I की स्लोप थीटा, मान लो ये पोटेंशियल का चेंज डेल्टा V, कब, जब सर्किट में करंट का चेंज डेल्टा I, तो डेल्टा V क्या है, डेल्टा V क्या है, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, ठीक, और डेल्टा I क्या है, चेंज इन करंट, चेंज इन करंट। तो फॉर अ नॉन ओमिक रेजिस्टर, फॉर अ नॉन ओमिक रेजिस्टर, फॉर अ नॉन ओमिक रेजिस्टर, नॉन ओमिक रेजिस्टर, वी में डिफाइन, वी में डिफाइन डायनेमिक रेजिस्टेंस, मतलब जो पॉइंट टू पॉइंट वैरी करे, डायनेमिक, डायनेमिक रेजिस्टेंस आर डी लिखते हैं इसको, डायनेमिक रेजिस्टेंस। ये हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल
अपॉन चेंज इन करंट इतिश्री स्वाहा आरडी की डायनेमिक रेजिस्टेंस है ये। ठीक है बच्चों, तो ये देखो अब हम हमारी बुक की नकल मारे तो ये जो है कहीं भैया ऐसे ले जाओ ऐसे। आजकल आप लोग देख रहे होंगे यूट्यूब पे तो खान सर आ गए है ना, बहुत ज्यादा बिहारी बोलते हैं, खैर अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, आपने तो बहुत लोगों ने देखा होगा। तो देखो ये ससुरा का किया है, ई लाइन को खींच ले गया है ना, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है यही डिसलोपिया तो थीटा है जो आगे चल के थीटा बन गई। बात समझ में आ गई कि नहीं बताना। अब तोरी किताब खोलोगे अगर तो वहां डिस्टिंक्शन बिटवीन द ओमिक एंड नॉन ओमिक रजिस्टर की एक टेबुलेशन चार्ट बनी हुई है। अब भैया वो हमसे ना पढ़वाओ, उनमें कुछ ऐसा ना है जिसके बारे में हम तुम्हें न बता चुके हो हैं। अच्छा, अब इस टॉपिक के बाद एक और टॉपिक आता है, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, चलो उसे देखते हैं। ठीक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्या? फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे रेजिस्टेंस अफेक्ट होता है? अब जो हमने शुरू में कहा वही बात यहां पर साबित होगी। क्या? रेजिस्टेंस इज अ ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट। जब आप 11th 12th में किसी ढंग के टीचर से फिजिक्स पढ़ेंगे ना तो आपको कांस्टेंट की भी क्लासिफिकेशन सिखाएगा वो। तो ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट, नेचुरल कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट, ऐसे तमाम तरह के कांस्टेंट होते हैं जो अलग अलग टाइप पे डिफाइन होते हैं। फंडामेंटल कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट। फिलहाल तो रेजिस्टेंस क्या है? ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट। तो वो तमाम कांस्टेंट जो ज्योमेट्री पे डिपेंड करें, किसी ज्योमेट्री का मतलब यहाँ क्या है? बनावट, साक्षीकार नहीं, बनावट यानी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, आयतन, वॉल्यूम, फॉल्यूम, तो उस पर वॉल्यूम सिल्यूम। तो सुनो जी क्या कहते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग the resistance, factors affecting the resistance of the conductor। चलो मैं तुम्हें समझाने के लिए एक चित्र बनाता हूं। लेट अस ड्रॉ फिगर। कहीं भैया ये एक सिलेंड्रिकल रॉड है, बहुत अच्छी बात है। कहीं क्या करें? कहीं मानो एक ही लेंथ है, अरे वाह। कहीं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि समझने की कोशिश तो कीजिएगा, ठीक है? हाँ, तो अब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? तो कहते हैं आर फिलहाल दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, ईमानदारी वाली बात, क्योंकि इसी में तीसरा फैक्टर आता है थिकनेस। तो जो थोड़ी किताब लिखा थी पहले वो लिख दे, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन following factors, नंबर 1, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। नंबर 2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। नंबर 3, थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, मोटाई, थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। नंबर 4, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। आ गया ना मैटर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर।
ये चार चीजों पर डिपेंड करता है। अब हम चारों को अलग अलग करें, इसके बारे में चर्चा करेंगे, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अब गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, फलान कंडक्टर, ढिमाका कंडक्टर, ठीक। एरिया में ही दोनों लिए ना, तो एक काम करो, इसको हटा दो। थिकनेस ऑफ द कंडक्टर में एरिया और रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों समझ लेंगे। एक फैक्टर कम करके हम एक बढ़ा देना। वैसे तो मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, अब एक डायलॉग बड़ा पुराना, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर के बाद गोल्ड, गोल्ड के बाद कॉपर, कॉपर के बाद एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के बाद आयरन। क्या वजह है? मेटल तो सब के सब, तो सब एक जैसे कंडक्टर क्यों नहीं? सिल्वर को बेस्ट कंडक्टर क्यों कहा गया? इसका मतलब कोई झोलझाल है। वो झोलझाल क्या है? वो ये मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। पहले इसी को डिफाइन करें। डिफरेंट conductors have different number of free electrons, that why their resistances are different. Those who have greater number of free electrons have lesser resistance and vice versa. तो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि सिल्वर का एटम यूनिक, गोल्ड का एटम यूनिक, कॉपर का एटम यूनिक, ठीक। तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स: लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, थिकनेस ऑफ द कंडक्टर एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो मटेरियल ऑफ द कंडक्टर को हम पहले डिस्कस करेंगे, या हटा लेंथ को ही डिस्कस कर देते हैं। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इसको ऐसे समझो, जैसे तुम्हारे पास एक रजिस्टर था जिसकी लेंथ L थी, तुमने उसका रेजिस्टेंस मेजर किया। अब तुम्हारे पास एक दूसरा रेजिस्टेंस है जिसकी लेंथ है 12, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम, लेकिन अब लेंथ है 12। यू एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट द रेजिस्टेंस इज 2R। अब इसी की लेंथ अगर हमने आधी कर, बात को समझना, क्या कर दिया? आधी, L/2, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R/2। इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जैसे जैसे लेंथ बढ़ाओगे वैसे वैसे एरिया, वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, कीपिंग एरिया कांस्टेंट, कीपिंग A कांस्टेंट। अगर A को कांस्टेंट कर तुमने R को बढ़ाया, लेंथ को बढ़ाया, तो रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, और L को घटाया तो रेजिस्टेंस घटता चला जाएगा। तो ये पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखो, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। फिर मैंने कहा था ना, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई? बिकॉज़ इट कंटेन ग्रेटर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर 2, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। डिफरेंट कंडक्टर, different conductor made up of different material, made up of different
मटेरियल डिफरेंट मटेरियल contain different number of free electrons. ठीक, hence their resistances are different, hence their resistances are different. Greater the number of free electrons per unit volume, यानी number density, greater the number of free electrons per unit volume, that is number density, smaller will be resistance offered by the conductor and vice versa. Smaller will be the resistance offered by the conductor and vice versa. vice versa का मतलब मालूम है ना, तू चल मैं आता हूं उल्टा मतलब नहीं भी आना चाहता हूं तो नहीं आऊं, क्या कर लूं। ठीक, तो ये था दूसरा डिपेंडेंसी। अब तीसरा नोट कर लो इसको, थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। बड़ी अच्छी बात है, एक शायर ने क्या खूब कहा थिकनेस ऑफ द कंडक्टर के बारे में। देखिए क्या कहा, मैं बताता हूं भैया, जितना बड़ा हम खोलोगे उतनी बड़ी बाइट लोगे। ये तो एक प्रैक्टिकल सा फैक्ट है। पेप्सी पीने के लिए स्ट्रॉ इस्तेमाल करते हो और पिज्जा खोलने के लिए, पिज्जा खाने के लिए जबड़ा इस्तेमाल करते हो, या विद बर्गर। मुंह में पानी आ गया होगा, नहीं आना नहीं चाहिए। तो सुनिए क्या है थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, मोटाई, थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। तीसरा केस है प्यारे बच्चों, हमने फिर एक रेजिस्टेंस कंसीडर किया जो कंडक्टर है। कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने ए लिया है, अच्छी बात है। इसकी लेंथ भी हमने एल ली, बहुत अच्छी बात। ठीक, तो इसका रेजिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है। कैसे? कहीं भैया इसका अब इसका एरिया हम 2a कर रहे हैं, तो अब अगर मान लो यहां से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाने के लिए जाने का पास था, तो अब इसके पास 2n इलेक्ट्रॉन जाने लगेंगे। तो जब तुम एरिया 2a करोगे तो रेजिस्टेंस भी तुम्हारा 2a हो जाएगा, सॉरी बेटा उल्टा हो जाएगा, क्योंकि कि मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेसर विल बी द रेजिस्टेंस। नंबर डेंसिटी का कांसेप्ट बताया, इसीलिए पहले नंबर डेंसिटी का कांसेप्ट बता दिया। तो अब ये R1/2a, यानी रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर is inversely proportional to 1/area of cross section। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। भाई बोर्ड बड़ा झंडू, कल से बदल देंगे बोर्ड हैं। तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, बहुत अच्छी बात है। ये तीसरी वो हो गई। ठीक, अच्छा देखो ज्योमेट्रिकली दो चीजों पर डिपेंड करता है, किस पर? लेंथ पर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बात समझ में आ गई?
ठीक। अब चौथा, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द कंडक्टर। अभी नोट करना, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a। ये दो बातें तो हो गई भाई। अब डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, चौथा डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। अब जो तुम्हारी किताब में लिखा है अगर हम उतना ही पढ़ दें, with the increase in the temperature, with the increase in temperature, with the increase in temperature, the number of collisions, the number of collisions increases, the number of collision increases, hence resistance of conductor increases, hence resistance of conductor increases. With the increase in temperature, the number of collision increases and the resistance of the conductor increases. With the increase in temperature, the number of collision increases and resistance of the conductor increases. ठीक। अब एक और ग्राफ, जिसका रेजिस्टेंस हाई होगा उस कंडक्टर का टेम्परेचर भी हाई हो। तो अगर आपको एक ग्राफ दिया जाए जिस ग्राफ में ये V हो और ये I हो और दो लाइन ऐसे खींची हुई हो, ठीक। मान लीजिए इसका टेम्परेचर T1 और इसका टेम्परेचर T2। आपको ये पता लगाना है कि किसका टेम्परेचर ज्यादा है। तो आप इस ग्राफ की पैरेलल थ्योरम से नहीं देखेंगे, आप देखेंगे स्लोप किसकी ज्यादा। अब ये आपको स्लोप मेंशन की जाएगी। मान लीजिए ये 60 डिग्री है फॉर द सेक ऑफ द कन्वीनियंस, और ये 30 डिग्री है। तो जिसकी स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। एज θ1 इज ग्रेटर देन θ2 है, तो R1 इज ग्रेटर देन R2, हेंस T1 इज ग्रेटर देन T2। ये कौन डिसाइड करेगा कि रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है? अगर दो कंडक्टर का VI ग्राफ आपको दिया जाए तो आप स्लोप देखिए, स्लोप डिसाइड करेगा रेजिस्टेंस, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वही ज्यादा इफेक्टिव, उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो ये थी रेजिस्टेंस के बारे में पूरी जानकारी। आइए बिना समय गंवाए हम आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का भी कॉन्सेप्ट समझाकर इस चैप्टर को विराम देते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। सुपर कंडक्टर्स आप स्वयं पढ़ डालिए, नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए, वॉइस मैसेज छोड़िए डाउट ग्रुप में। अगली वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल्स बताएंगे, तो स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा आसान है और इसी चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, साहब मान लेते हैं कि आपके पास एक कंडक्टर की लेंथ आपने L मान रखी और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। तो वी नो दैट नंबर 1 R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, नंबर 2 R
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a। जब एक ही फिजिकल क्वांटिटी दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के साथ किसी रिलेशन में होती है, इनवर्स या स्ट्रेट लाइन या डायरेक्ट रिलेशन, तो हम क्लब कर लेते हैं। अब हम इसको लिख सकते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l/a, और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हुए हम यहाँ पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये जो रो है, रो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, क्या है बेटा? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये रो जो क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और इसी को हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, इसका दूसरा नाम रजिस्टिविटी भी होता है। क्या है ये? रजिस्टिविटी। R इज इक्वल टू रो l/a। तो अब अगर हम इसका डिफाइनिंग इक्वेशन लेना चाहें, तो देखो बड़ा सुंदर तरीका है। हम लिखेंगे लेट L इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड A इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो कह गए एक बात कबीर साहब, ये R की वैल्यू रो के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये ऊपर की एक नीचे की एक, R इज इक्वल टू रो। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? The specific resistance is the resistance offered by a conductor of unit length having unit cross sectional area। ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। वैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है उस मटेरियल की जिसका कंडक्टर बना हुआ होता है। यू गॉट माय पॉइंट? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है बेटा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उस कंडक्टर की मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिसका वो बना हुआ होता है। अब मिसाल के तौर पर आप एक सोने का तार ला रहे हो, वो सोने का तार मिडिल ईस्ट से ला रहे हो 1 मीटर का, या वही दूसरा सोने का तार आप यूरोप से ला रहे हो 1 मीटर का, तीसरा तार अमेरिका से ला रहे हो 1 मीटर का। तीनों के रेजिस्टेंसेस हो सकता है कुछ कारणों से भिन्न हो जाए, लेकिन जब आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मेजर करेंगे तो चूंकि तीनों तार सोने के हैं, इसलिए तीनों तार का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक ही होगा। तो मार्क माय वर्ड अगेन, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। किसकी प्रॉपर्टी होती है? मटेरियल ऑफ द कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एंड इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। इट इज, यू गॉट माय पॉइंट? द SI यूनिट ऑफ, चलो इसके आगे फिर करेंगे, थक गए हैं यार, बस करो। 1 घंटे से ज्यादा का लेक्चर हो गया होगा, बस करो भैया।